हेलो दोस्तों, नमस्ते। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल महेश शर्मा मैथ्स क्लासेज में। दोस्तों, जैसा कि आप सबको विदित है कि हमने पिछले दिनों एक नई सीरीज़ की शुरुआत की थी और इसके अंतर्गत अपन आरपीएससी द्वारा आयोजित की जाने वाली फर्स्ट ग्रेड भर्ती परीक्षा है उसके फर्स्ट पेपर में जो अपना सब्जेक्ट है जनरल साइंस, उसके बारे में अध्ययन कर रहे थे। बहुत ही छोटी छोटी क्लासों के माध्यम से 20-20 मिनट की क्लासों के माध्यम से अध्ययन कर रहे हैं अपन। अभी तक हमारा जो बायो का पार्ट है वो कंप्लीट हो गया है और फिजिक्स का पार्ट चल रहा है, जिसके अंदर अपन बल और गति के बारे में पढ़ रहे थे और बल और गति से संबंधित ये आज की क्लास है, वो अपनी लास्ट क्लास है। उसके बाद में कार्य और ऊर्जा की एक छोटी सी क्लास बचेगी, एक क्लास में समेटने की कोशिश करेंगे उसको, तो अपना फिजिक्स का पार्ट भी कंप्लीट हो जाएगा। और उसके बाद में अपन एनवायरनमेंट है या केमिस्ट्री का पार्ट है वो शुरू करेंगे, तो वो भी बहुत जल्द अपन कंप्लीट कर लेंगे। और उसके बाद में और भी जो सब्जेक्ट है अपने फर्स्ट पेपर से रिलेटेड वो स्टार्ट करेंगे, ऐसे ही छोटी छोटी क्लासों के माध्यम से, शॉर्ट नोट्स के माध्यम से। दोस्तों, अगर ये क्लासें अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक करते रहना, कमेंट करके अपने फीडबैक दे सकते हो, अपने दोस्तों के साथ में शेयर करना। और चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लेना, ताकि जो भी अपनी क्लासें होती है उनका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। दोस्तों, हमने जो पिछली क्लास थी अपनी, उसके अंदर असंपर्क बल तक अध्ययन कर लिया था। और संपर्क बल और असंपर्क बल है उसके बारे में मैंने आपको बताया भी था कि जो गुरुत्वाकर्षण है या स्थिर वैद्युतिक बल है या चुंबकीय बल है, इनके बारे में आपको डिटेल से आगे बताऊंगा कि कौन कौन से होते हैं। उसके बाद में अपन देखते हैं संतुलित बल और असंतुलित बल। तो सबसे पहले अपन संतुलित बल के बारे में जानते हैं कि संतुलित बल कौन सा होता है। तो कि जब किसी वस्तु पर दो या दो से अधिक बल कार्य कर रहे हो तो उनका कुल परिणामी है वो क्या हो, शून्य। तो इस प्रकार बलों को संतुलित बल कहा जाता है। जैसे मैं एक नॉर्मल सा एग्जांपल देके आपको बताऊं, तो आपको पता होगा कि एक रस्साकसी का गेम होता है। अगर इधर एक लड़का खड़ा है, एक इधर खड़ा है, और इनके मध्य एक रस्सा है, ये दोनों एक दूसरे को रस्से से खींच रहे हैं। अगर रस्से से खींच रहे हैं, अगर दोनों एक जितना ही बल लगाएंगे तो उसका मतलब कोई मूवमेंट नहीं होगा, ना ये वाला इधर खिसकेगा और ना ये वाला इधर खिसकेगा। अगर ऐसी स्थिति होती है जिसके अंदर दोनों बराबर बल लगा रहे हैं तो उसे क्या बोलते हैं, संतुलित बल बोलते हैं। कि संतुलित बल गति की अवस्था को परिवर्तित नहीं करते हैं, कि जो गति की अवस्था होते हैं उसको परिवर्तित नहीं कर सकते ये, अर्थात ये बल कभी भी वस्तु की अवस्था, गति, चाल या दिशा को परिवर्तित नहीं करते, परंतु क्या करते हैं, आकृति को परिवर्तित कर सकते हैं। आकृति को परिवर्तित कैसे कर सकते हैं, माना कि ये दोनों बराबर बल लगा रहे हैं, ये दोनों जो लड़के खड़े हैं ये बराबर बल लगा रहे हैं, लेकिन इस जो रस्सी है इसकी आकृति को परिवर्तित कर सकते हैं ना, कि बहुत ज़्यादा लगाएंगे तो दोनों बराबर लगाते रहेंगे तो हो सकता है ये रस्सी टूट जाए, तो इसका मतलब इसको तो तोड़ सकते हैं ये, लेकिन इनकी बीच की दूरी है वो चेंज नहीं हुई थी। ये है संतुलित बल। इसे जैसे यहाँ एम फॉर मास, यानी कोई द्रव्यमान, एम द्रव्यमान की कोई वस्तु रखी है, इस पे इस साइड से F1 बल लग रहा है, ऊपर से F2, इस तरह से F3 और इधर से F4। तो इसका मतलब चारों बल एक समान है, एक जितनी ही है, तो इसलिए ये अपनी गति में नहीं आ सकती, अवस्था तो परिवर्तित नहीं कर सकती, लेकिन इसकी आकृति परिवर्तित हो सकती है, क्योंकि ये पिचक भी सकती है ना, चारों तरफ से दबाई जाएगी तो क्या होगा, पिचक जाएगी। तो एफ नेट कितना होगा, तो F1 प्लस F2 प्लस F3 प्लस F4 बराबर क्या होता है, हमेशा शून्य होता है इसके अंदर, ये ध्यान में रखना। ये तो था संतुलित बल। इसके बाद में देखते हैं अपन असंतुलित बल, कि जब किसी वस्तु पर दो या दो से अधिक बल कार्य कर रहे हो तो उनका परिणामी अगर शून्य नहीं है तो ऐसे बलों को क्या कहते हैं, असंतुलित बल कहते हैं। अगर किसी वस्तु पर अलग अलग मान के दो बल विपरीत दिशा में कार्य कर रहे हो तो वस्तु अधिक बल वाली दिशा में क्या करती है, गति करती है, तथा असंतुलित बल वस्तु को खिसकने की दिशा में कार्य करता है। कैसे, अभी भी अपन मान लें कि ये एक ए लड़का है, एक बी है, ये इस रस्से को दोनों साइड से खींच रहे हैं। अब हो सकता है कि ए है, उसने क्या किया, बल ज़्यादा लगाया, तो ये बी है वो खिसक के कहाँ जाएगा, यहाँ आ जाएगा, तो ये क्या होगा, असंतुलित बल होगा। किसी भी वस्तु पर लगने वाला असंतुलित बल है वो उसे क्या करता है, गति प्रदान करता है। और किसी वस्तु को त्वरित करने के लिए असंतुलित बल की आवश्यकता होती है, और यह वस्तु की गति में तब तक परिवर्तन करता रहता है जब तक कोई संतुलित बल न लगाया जाए। जैसे गाड़ी है, उसको चलाना है हमें, तो घर्षण बल के अगर बराबर अगर अपन बल लगा रहे हैं तब तक तो वो गति में नहीं आएगी,
लेकिन अगर उससे ज़्यादा बल लगाएंगे तभी वो गति में आएगी। इसलिए किसी भी वस्तु को गति में लाने के लिए किसकी आवश्यकता होती है, तो असंतुलित बल की आवश्यकता होती है। जैसे कि एक बक्से को खुरदरे फर्श पर धकेलने की कोशिश करते हैं और घर्षण बल धकेलने में लगे बल को संतुलित कर देता है। कैसे कि कोई बक्सा है, सपोज करो ये बक्सा है और ये खुरदरा फर्श है यहाँ। अब इसको अपन इधर से धकेल रहे हैं, अगर धकेल रहे हैं ये तो घर्षण बल इसके विपरीत कार्य करेगा, यानी अपन अगर इधर से बल लगा रहे हैं तो घर्षण बल इस साइड कार्य करेगा। अगर ऐसा होता है तो क्या होगा, ये गति नहीं करेगा। लेकिन अगर बक्से पर हम और ज़्यादा बल लगा दें कि इसलिए बक्सा नहीं खिसकता है, परंतु यदि धकेलने वाला बल घर्षण बल से अधिक हो जाए तो बक्सा क्या होगा, खिसक जाएगा। यानी इस बल को अपन और ज़्यादा बढ़ा दें तब क्या होगा, ये घर्षण बल से मान ज़्यादा हो जाएगा तो ये बक्सा क्या होगा, इधर खिसक जाएगा। तो एफ नेट यहाँ क्या नहीं होता, 0 के बराबर नहीं होता। एम ए नेट भी क्या नहीं होता, 0 नहीं होता। और ए नेट भी क्या नहीं होता, यानी त्वरण भी क्या नहीं होता, 0 नहीं होता। और वी नेट यानी वेग भी क्या नियत नहीं होता है इसके अंदर। इसके बाद में प्रकृति में जो मूलभूत बल है उनके बारे में अपन बात करते हैं कि मूलभूत बल कौन से है, या अपन ने इनको असंपर्क बल है उनके अंदर भी देखा था। तो एक तो गुरुत्वाकर्षण बल है जो मूलभूत है रूप से प्रकृति में विद्यमान है। दुर्बल बल होते हैं, विद्युत चुंबकीय बल है, नाभिकीय बल है, ये सब प्रकृति के मूलभूत बल है। जैसे गुरुत्वाकर्षण बल की प्रकृति कैसी है, तो आकर्षीय प्रकृति है और ये सर्वाधिक दुर्बल प्रकृति का बल है। उसके अलावा जैसे दुर्बल बल में रेडियो सक्रियता में विघटन के समय जो कार्यरत बल होता है वो हो गया। या नाभिकीय बल की बात करें तो ये सबसे प्रबल बल है, नाभिकीय बल है वो सबसे प्रबल है। और ये न्यूक्लियॉन्स के मध्य कार्यरत बल होता है। न्यूक्लियॉन्स कौन कौन से होते हैं, तो प्रोटॉन प्रोटॉन हो गए, न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन हो गए, प्रोटॉन न्यूट्रॉन। आवेश पर निर्भर नहीं करता, सर्वाधिक प्रबल है, आकर्षीय प्रकृति का है। तो आकर्षीय प्रकृति का तो नाभिकीय बल भी है और गुरुत्वाकर्षण दोनों ही कैसे आकर्षीय। प्रबलता का अगर क्रम देखें तो सर्वाधिक प्रबल है नाभिकीय बल, उसके बाद में विद्युत चुंबक बल, फिर दुर्बल बल, और सबसे कमजोर कौन सा है, तो गुरुत्वाकर्षण बल है, वो सर्वाधिक दुर्बल बल है। तो ये प्रकृति ध्यान में रखना, यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है अपने को, ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं अपने को। उसके बाद में अपन बात करते हैं प्रक्षेप्य गति यानी प्रोजेक्टाइल मोशन की। ये प्रक्षेप्य गति कौन सी होती है कि जब किसी कण को कोई कोण पर ऊपर की ओर फेंका जाता है तो गुरुत्वाकर्षण बल के कारण या प्रभाव के कारण ये प्रवलयाकार मार्ग में गति करता है। कण की इस प्रकार की गति ऐसे ही क्या कहते हैं, प्रक्षेप्य गति कहते हैं। सपोज दैट यहाँ अपन खड़े हैं और यहाँ से कोई वस्तु है ऊपर फेंक रहे हैं अपन, तो ये इतनी दूर तो ऊपर जाएगी, फिर क्या होगा, ये प्रवलयाकार। सपोज करो अपन गेंद फेंक रहे हैं तो ये क्या होगी, फिर ऐसा मार्ग अपनाएगी और फिर वापस यहाँ आएगी। तो ये कौन से होगी, प्रक्षेप्य गति होती है। इसके अंदर जहाँ से अपन फेंक रहे हैं वहाँ से और पृथ्वी के मध्य या समतल के मध्य कौन सा कोण होता है, तो प्रक्षेपण कोण होता है। जिस वेग से फेंकते हैं उसे बोलते हैं प्रारंभिक वेग। फेंकते हैं, अधिकतम ऊंचाई जहाँ प्राप्त करता है वहाँ v बराबर क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। उसके अलावा वापस प्रवलयाकार मार्ग में आती है तो इसे प्रक्षेप्य का पथ या प्रवलयाकार मार्ग बोलते हैं। उड़न काल अगर इसका देखें तो t बराबर 2v sin थीटा बटा g होता है। प्रक्षेप्य गति है उसके बराबर अपन देखें तो क्षैतिज गति और ऊर्ध्वाधर गति है, ये दोनों का योग है वो क्या कहलाता है, प्रक्षेप्य गति कहलाता है। ये सब था प्रक्षेप्य गति के अंदर। ध्यान में सिर्फ इतना रखना है कि अपन अगर कोई वस्तु को ऊपर फेंक रहे हैं तो वो गुरुत्वाकर्षण बल के कारण क्या होगा, उसका मार्ग है वो प्रवलयाकार मार्ग हो जाता है। जैसे कि लंबी कूद के धावक को अधिकतम दूरी प्राप्त करने के लिए 45 डिग्री के कोण पर तथा ऊंची कूद के धावक को अधिकतम ऊंचाई प्राप्त करने के लिए 90 डिग्री के कोण पर कूदना चाहिए। तो ये भी ध्यान में रखना कि लंबी कूद का धावक है उसको तो 45 डिग्री के, और जो ऊंची कूद का धावक है उसको 90 डिग्री के कोण पर। वृत्तीय गति के बारे में बात करते हैं आगे कि वृत्तीय गति कौन सी होती है कि जब कोई कण वृत्तीय पथ पर गति करता है तो कण की गति वृत्तीय गति कहलाती है। कि जैसे कोई इस तरह से कोई कण है यहाँ से गति करना प्रारंभ करता है, इसके चारों ओर गति कर रहा है, तो ये कौन सी हो जाएगी, वृत्तीय गति। जैसे सूर्य के चारों ओर किसकी गति, पृथ्वी की गति वृत्तीय गति है। नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन की गति है, ये भी कैसी है, वृत्तीय गति है। किसी भी कण को वृत्तीय मार्ग पर बनाए रखने के लिए एक बल की आवश्यकता होती है। कौन सा बल चाहिए उसमें, तो अभिकेंद्रीय बल कहते हैं। और आरोपित बल की प्रतिक्रिया के रूप में उत्पन्न होते हैं, उन्हें अभिकेंद्रीय या अपकेंद्रीय बल भी कहते हैं। जैसे कि ये कोई वस्तु है, ये वृत्तीय मार्ग पे गति कर रही है, तो यहाँ केंद्र से उसको वृत्त के ओर बनाए रखने के लिए
कौन सा बल चाहिए तो कौन सा होता है, अभिकेंद्रीय या अपकेंद्रीय बल। वृत्तीय गति में दो त्वरण कार्य करते हैं, इसके अंदर वृत्तीय गति होती है उसके अंदर। उसके बाद में अपन एक समान वृत्तीय गति देखते हैं कि एक समान वृत्तीय गति कौन सी होती है। तो जब कोई कण वृत्ताकार पथ पर नियत चाल से गति करे तो कण की गति कौन सी होगी, एक समान वृत्तीय गति होगी। जैसे यहाँ कण है वो नियत चाल से गति कर रहे हैं यहाँ वृत्ताकार मार्ग पर, यहाँ वेग नियत है, यानी वेग क्या है, नियत। ए टी बराबर 0, यानी इसमें टाइम परिवर्तन क्या है, 0 है। एग्जाम्पल के लिए चंद्रमा एवं पृथ्वी की गति कैसी है, एक समान वृत्तीय गति है। उपग्रहों की गति भी कैसी है, एक समान। अगर एक एथलीट निश्चित चाल से किसी वृत्तीय पथ पर दौड़ता है तो उसकी गति क्या होगी, त्वरित गति होगी। यदि वृत्तीय पथ की त्रिज्या है वो r हो तथा एक चक्कर लगाने में t सेकंड का समय लगता है तो चाल बराबर दूरी बटा समय का सूत्र होता है। तो v बराबर क्या हो जाएगा, 2πr, क्योंकि वृत्त की जो परिधि है वो तो क्या होगी 2πr और समय कितना t, तो 2πr अपॉन में t। अगर धागे से बंधे पत्थर को वृत्तीय मार्ग पर घुमाया जाए तो पत्थर हर क्षण वृत्तीय पथ के स्पर्श रेखीय सीधी रेखा के साथ गति करता है। ऐसा इसलिए होता है कि जब पत्थर को छोड़ा जाता है तो वह उसी दिशा में गति करता है। आप सब ने भी देखा होगा कि पत्थर है उसको बचपन में धागा बांध के और चारों ओर घुमाते थे तो वो क्या करता है, एक समान वृत्तीय पथ पर क्या करता है, गति करता है वो, और गति जारी रखता है जिस दिशा में उस क्षण पर वह गति कर रहा है। उसके बाद में असमान वृत्तीय गति होती है कि एक समान को देख लिया, उसके बाद में कौन सी है, असमान, कि जब कोई कण असमान चाल से वृत्तीय पथ पर गति करता है तो कौन सी होगी, असमान गति। जो वृत्तीय गति है यानी इसका वेग क्या होता है, घटता बढ़ता रहता है। जैसे यहाँ है तो यहाँ वेग अलग है होगा, यहाँ नीचे आएगा तो क्या होगा, वेग अलग होगा। तो ए नेट बराबर क्या हो जाएगा, AR + AT। और अपने न्यूमेरिकल आते नहीं तो इनको ज़्यादा देखने की ज़रूरत है नहीं। कोणीय विस्थापन की बात करें अपन कि कोणीय विस्थापन कौन सा है, तो वह कोण जिसे कण ने घूर्णन गति की है कोणीय विस्थापन कहलाता है। कोणीय विस्थापन बराबर होता है चाप बटा त्रिज्या। चाप को हम S से डिनोट करते हैं और त्रिज्या को R से, तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा, S बटा R। और इसका मात्रक पूछ सकते हैं हमें कि कोणीय विस्थापन का मात्रक क्या होता है, तो क्या होता है, रेडियन होता है, जहाँ S बराबर क्या होगा, थीटा इंटू R है, क्योंकि S है, R यहाँ भाग में होती साइड लेके आएंगे तो किस में हो जाएगा, गुणा में हो जाएगा। उसके बाद में अभिकेंद्रीय एवं अपकेंद्रीय बल, अभी अपन बात कर रहे थे वृत्तीय गति की, तो उसमें देखा था हमने अभिकेंद्रीय और अपकेंद्रीय बल। तो ये बल क्या होते हैं, सदैव प्रतिक्रिया के रूप में उत्पन्न होते हैं। जैसे उदाहरण के लिए कि पृथ्वी एवं सूर्य के मध्य गुरुत्वाकर्षण बल को संतुलित करने के लिए अभिकेंद्रीय बल पृथ्वी को वृत्तीय मार्ग पर बनाए रखता है। अगर ये अभिकेंद्रीय बल नहीं होता तो इसका मतलब पृथ्वी का जो वृत्तीय मार्ग है वो निरंतर चेंज होता रहता। उसी प्रकार इलेक्ट्रॉन को नाभिक के चारों ओर वृत्ताकार मार्ग पर बनाए रखने के लिए स्थिर विद्युत बल है वो किसका कार्य करता है, अभिकेंद्रीय बल का कार्य करता है। ये बल सदैव परिणाम में समान तथा दिशा में क्या होते हैं, विपरीत होते हैं। अभिकेंद्रीय बल की दिशा केंद्र की ओर तथा अपकेंद्रीय बल की कहाँ होगी, केंद्र से बाहर की ओर होगी। अभिकेंद्रीय बल की केंद्र की ओर, अपकेंद्रीय बल की केंद्र से बाहर की ओर होगी। FC यानी बराबर होता है MAC और FC बराबर MV² बटा, क्योंकि AC के बराबर लिख सकते हैं अपन V² बटा R। उसके बाद अभिकेंद्रीय बल के उदाहरण देखें तो डोरी से पत्थर बांधकर उसे वृत्तीय मार्ग पर घुमाने में लगा बल है वो कौन सा होगा, अभिकेंद्रीय बल है। मौत के कुएं में मोटरसाइकिल सवार को वृत्तीय पथ पर घुमाने में लगा बल है वो भी कौन सा होगा, अभिकेंद्रीय बल। तो उदाहरण है इसके, वो इंपॉर्टेंट है, ये भी ध्यान में रखना। अपकेंद्रीय बल के उदाहरण देखें तो छाछ निकालने के लिए मशीन जो बल लगाती है वो कौन सा होगा, अपकेंद्रीय होगा, क्योंकि उससे क्या होगी, छाछ है वो दूर जाती है। वॉशिंग मशीन है उसमें भी कौन सा कार्य करता है, तो अपकेंद्रीय। तो अभिकेंद्रीय और अपकेंद्रीय के उदाहरण ध्यान में रखना, पूछ सकता है अपने को। उसके बाद में अपन देखते हैं दूसरा प्रकृति का मूलभूत बल है वो गुरुत्वाकर्षण बल की। ये गुरुत्वाकर्षण बल कौन सा होता है, तो ब्रह्मांड में प्रत्येक वस्तु एक दूसरे को एक बल द्वारा आकर्षित करती है, जिसे क्या कहते हैं, गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। ये बल है वो दोनों कणों के द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती होता है और उनके मध्य की दूरी है उसके वर्ग के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। यह बल है वो संरक्षी प्रकृति का होता है। सारे इफेक्ट है वो इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना कि इस बल की प्रकृति कैसी है, तो संरक्षी प्रकृति तथा मूलभूत बल है ये, यानी प्राकृतिक बल है, किसी का बनाया हुआ नहीं है। ये केंद्रीय प्रकृति का होता है, ये केवल आकर्षण प्रकृति का है, यानी ये सिर्फ वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करता है ना कि दूर फेंकता है। यह बल है वो अन्योन्य क्रिया बल होता है, अर्थात ये बल दो कणों के मध्य अन्य कण की उपस्थिति से प्रभावित नहीं होता है। कि जैसे
अपन अगर कोई वस्तु है उसे ऊपर फेंक रहे हैं और बीच में अगर कोई कपड़ा भी डाल दें या कोई परत भी डाल दें तो उससे भी ये प्रभावित नहीं होता है। इसकी परास है वो अंतर्कणीय दूरियों से लेकर अंतःग्रही दूरियों तक हो सकती है, अर्थात ये अनंत हो सकती है। इसकी परास है वो अनंत हो सकती है। उसके बाद में देखिए कि गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम है, उनका क्या महत्व है। तो अगर हमें ये पूछ ले कि ये किसने दिया था, तो ये दिया था गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम है, ये न्यूटन ने दिया था। इसका महत्व क्या है, तो ये हमें पृथ्वी से बांधे रखने वाला है। अगर ये बल नहीं होता तो हम पृथ्वी पर चल नहीं सकते थे, उड़ते रहते, कोई कार्य नहीं कर सकते। पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की गति है, वो भी इसी की वजह से है। सूर्य के चारों ओर ग्रहों की गति है, ये भी इसी की वजह से है। चंद्रमा तथा सूर्य के कारण ज्वार भाटा है, ये भी इसी की वजह से है। और बॉल पेन पर गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत पर आधारित है, जबकि स्याही पेन किस पे आधारित है, केशिकात्व यानी पृष्ठ तनाव पर आधारित है। तो बॉल पेन का अगर हमें पूछ ले तो किस पे आधारित है, गुरुत्वाकर्षण का है। इसीलिए एरोप्लेन में क्या होता है, बॉल पेन अगर उल्टी रखें तो उससे स्याही निकल जाती है एरोप्लेन के अंदर, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण बल वहाँ कम होता है। उसके बाद में कुछ ये मापक है, इनको मैं बता दूं, पूछ सकता है हमें कि हाइड्रोमीटर है ये किस काम में आता है, तो अपेक्षिक घनत्व मापने में। हाइग्रोमीटर तो अपेक्षिक आर्द्रता मापने में। लेक्टोमीटर तो दूध की शुद्धता मापने में। और बैरोमीटर वायु दाब मापने का यंत्र है। और मैनोमीटर गेज दाब मापने का यंत्र है। ध्यान में रखना इंपॉर्टेंट है ये भी। उसके बाद में अपन देखते हैं एक नए बल को, उत्प्लावकता, कि ये उत्प्लावकता बल क्या होता है। तो जब किसी वस्तु को किसी तरल में आंशिक या पूर्ण रूप में डुबाया जाता है तो उस पर एक ऊपर की दिशा में बल का अनुभव करते हैं, और वो बल है वो उस वस्तु द्वारा विस्थापित द्रव्य के भार के बराबर होता है। कि जितना उस वस्तु ने भार को विस्थापित किया है वो उसी के बराबर होता है, तो इसे कहते हैं उत्प्लावन बल। जैसे कि आप सबको पता होगा कि अपन अगर स्विमिंग पूल में नहाए, पानी के अंदर जंप लगाते हैं तो पानी वापस अपने को ऊपर फेंकता है, तो ये बल कौन सा होता है, उत्प्लावकता बल होता है। उत्प्लावकता बल है वो वस्तु के भार में कमी करता है, आप सबको पता होगा। जैसे पानी के अंदर अगर अपने बाल्टी डुबो रखी है तो पानी के जब तक अंदर है तब तक हमें भार कम लगेगा, और जैसे उस पानी से बाहर निकालेंगे तो उसका भार ज़्यादा लगेगा। उत्प्लावन बल है वो सदैव वस्तु के आयतन पर निर्भर करता है, कि जितना बड़ा आयतन होगा उतना ही इसका बल का मान क्या होगा, ज़्यादा होगा। उत्प्लावन बल द्रव्य की प्रकृति पर निर्भर करता है, परंतु वस्तु के आकार एवं घनत्व पर निर्भर नहीं करता है। आर्किमिडीज के सिद्धांत के द्वारा द्रव्य का अपेक्षित घनत्व ज्ञात किया जाता है, और उत्प्लावन बल है इसका परिणाम तरल के घनत्व पर भी निर्भर करता है। किस पर निर्भर करता है, तरल के घनत्व पर भी। ये एक बार पूछा हुआ भी है क्वेश्चन। उसके बाद में अपन देखते हैं आर्किमिडीज का सिद्धांत। आर्किमिडीज का सिद्धांत है F बराबर रो VG, और इसे ही कहते हैं उत्प्लावन बल। कि जैसे ये कोई पानी से भरा पात्र है, पूरे में पानी भरा है, यहाँ कोई वस्तु अगर इसमें डुबो रहे हैं तो इस पर अपन नीचे की ओर जो बल लगा रहे हैं उसके विपरीत ऊपर की ओर जो बल लगेगा वो कौन सा होगा, उत्प्लावन बल होगा। लोहे तथा स्टील से बना जलयान है वो समुद्र में पानी में नहीं डूबता है, लेकिन उतनी मात्रा का अगर अपन लोहा है या स्टील की चादर है उसको समुद्र में पानी में डाल दें तो वो तो डूब जाएगा, क्योंकि जलयान खोखला होता है तथा उसमें हवा होती है, जिस कारण उसका घनत्व क्या होगा, कम हो जाता है और वह तैरने लग जाता है। जबकि चादर क्या होती है, ठोस होती है, और इसलिए वो डूब जाती है। उसके बाद में अपन इससे संबंधित जो भी PYQ है वो करते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन ऐसे इंपॉर्टेंट जो पिछली 2-3 क्लासें थी उससे रिलेटेड क्वेश्चन है इसमें। पहला क्वेश्चन है आज का कि संवेग का SI मात्रक क्या होता है। तो संवेग का SI मात्रक है वो मैंने आपको बताया भी था कि किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड। तो किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड। दूसरा है कि सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक का मान होता है, तो ये तो फिक्स है, कितना होता है 6.67 गुणा 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर। तीसरा क्वेश्चन है क्रिकेट के खेल में कैच लपकने के बाद क्षेत्ररक्षक द्वारा गेंद के साथ अपने हाथों को पीछे की ओर ले जाना प्रदर्शित करता है, तो क्या प्रदर्शित करता है, ये न्यूटन की गति का दूसरा नियम। मैंने आपको बताया था कि दूसरे नियम में जहाँ भी आपको ऐसा लगे कि अगर ऐसा नहीं करता तो चोट लग सकती थी या दर्द हो सकता था, तो वहाँ कौन सा नियम होगा, द्वितीय नियम। और यहाँ अगर जो फील्डर है वो अपने हाथों को पीछे नहीं ले जाता तो क्या हो सकता था, उसके चोट लग सकती थी। चौथा क्वेश्चन है कि किसी सरल आवर्त गति करती वस्तु का आवर्तकाल T है तो आवर्ती क्या होगी। आवर्तकाल अगर T है तो उसकी आवर्ती क्या होगी, 1/T, क्योंकि आवर्तकाल और आवर्ती एक दूसरे के विपरीत होते हैं, अपोजिट होते हैं। पांचवा क्वेश्चन है न्यूटन के गति का प्रथम नियम है वो संबंधित है, किससे संबंधित है, तो अपन ने देखा था ये जड़त्व से संबंधित है। पांचवा क्वेश्चन न्यूटन की गति का प्रथम नियम।
छठा है तेज गति में वाहन का अचानक मोड़ने पर अंदर बैठे यात्री विपरीत दिशा में झुक जाते हैं, ऐसा किस नियम के कारण होता है? तो ये भी अपन ने देखा था कि ये जड़त्व के कारण है, और ये मोड़ के अंदर यात्री है वो दूसरी दिशा में जाता है, तो इसे दिशा के जड़त्व के द्वारा कहते हैं अपन, या न्यूटन की गति का प्रथम नियम है ये। सातवां क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा बल संपर्क बल का उदाहरण नहीं है? तो संपर्क बल का उदाहरण कौन सा है? घर्षण बल है, पेशीय बल भी है, उत्प्लावन बल है, चुंबकीय बल नहीं है, इसमें संपर्क की आवश्यकता नहीं है। आठवां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से द्विविमीय गति का उदाहरण है, कि ऐसी गति जो द्विविमीय टाइप की है, कि तोप से दागे गए गोले की गति, हाँ यही द्विविमीय। सीधी सड़क पर गतिमान ये एक विमामी होती है, पक्षियों की गति है ये त्रिविमीय होती है, गैस अणुओं की ये त्रिविमीय होती है। तो कौन सी हो गई? तोप से दागे गए गोले की गति। उसके बाद 9वां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण त्रिविमीय गति का नहीं है? तो कौन सा है वो त्रिविमीय गति से संबंधित नहीं है? तो गैस अणुओं की ये तो त्रिविमीय है, किक मारने के बाद हवा फुटबॉल की गति नहीं, ये द्विविमीय गति का है। आकाश में पक्षियों, आकाश में वायुयान, ये सब त्रिविमीय गति का है। 10वां क्वेश्चन है निम्नलिखित में से बल का मात्रक है? तो बल का मात्रक कौन सा बताया था मैंने आपको? न्यूटन भी बताया था, किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर भी बताया था, और डायन भी बताया था। उपरोक्त सभी ये सब किसके मात्रक है? बल के मात्रक है। 11वां क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा मूलभूत बल नहीं है? मूलभूत बल कौन सा नहीं है? तो गुरुत्वाकर्षण है, दुर्बल नाभिकीय है, विद्युत चुंबकीय, अभी पढ़ा था हमने। घर्षण बल मूलभूत नहीं है। ये अगर सतह को खुरदरा कर दिया जाता है तो बल इसका मान बढ़ जाता है, चिकनी कर दिया जाता है तो उसका मान कम हो जाता है, तो ये मूलभूत बल नहीं है। मूलभूत बल वही है जिनका मान क्या नहीं होता? कम नहीं होता है। 12वां क्वेश्चन है कि अपने कक्ष में एक उपग्रह पृथ्वी के चक्कर लगाता रहता है, वह ऐसा निम्नलिखित में से किस कारण करता है? अभी हमने पढ़ा है किसके कारण होता है? अभिकेंद्रीय बल के कारण ऐसा संभव है कि वो अपने कक्ष में चक्कर लगाता रहता है। और 13वां क्वेश्चन है कि किसी वस्तु का द्रव्यमान 5 किग्रा है तो वस्तु का भार होगा। अगर वस्तु का द्रव्यमान कितना है? 5, तो वस्तु का भार कितना होगा? तो लगभग 5 को अपन किससे गुणा करते हैं? 9.8 से गुणा करते हैं, तो लगभग 10 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 50 न्यूटन। 14वां है जब लिफ्ट ऊपर की ओर त्वरित गति करे तो लिफ्ट में बैठे मनुष्य को भार प्रतीत होता है। अगर लिफ्ट है ऊपर की ओर जाती है तो भार तो होता है ज़्यादा, अगर नीचे की ओर आती है तो भार प्रतीत होता है कम। 15वां है सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना कठिन है। क्यों कठिन है? इसकी वजह क्या है? क्योंकि वहाँ जो घर्षण बल है वो बर्फ का कम होता है। तो बर्फ सड़क से सख्त होती है? नहीं, सड़क बर्फ से सख्त नहीं। जब हम अपने पैर से धक्का देते हैं तो बर्फ कोई प्रतिक्रिया नहीं, ये भी नहीं है। बर्फ में सड़क की अपेक्षा घर्षण कम होता है, हाँ ये सही है। बर्फ में क्या होता है? घर्षण बल है वो कम होता है। ये था अपना फिजिक्स का पार्ट जिसके अंदर अपन देख रहे थे गति और बल के बारे में देख रहे थे। इसमें गति के समीकरण, बल के प्रकार, ये सब हमने देखे हैं। अब जो अपनी अगली क्लास होगी जिसके अंदर अपन कार्य, ऊर्जा और शक्ति है इनके बारे में अध्ययन करेंगे, और उसके बाद में अपना फिजिक्स का पार्ट है वो कंप्लीट हो जाएगा। आई होप आपको ये क्लासें अच्छी लग रही होगी। अगर अच्छी लगती है, पसंद आती है, तो क्लासों को लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ में शेयर करना, कमेंट करके फीडबैक ज़रूर देना। और हाँ, अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लेना, ताकि जो भी अपनी नेक्स्ट क्लास है उनका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ नई क्लास में।